1958 का दौर गुजरात को बॉम्बे स्टेट से अलग करने की मुहिम चल रही थी। बड़नागर में कांग्रेस के स्थानीय नेता रसिक भाई दावे अपने इलाकों में पैम्पलेट और बीलें बांट रहे थे। इन्हीं पैम्पलेटों को एक 8 साल का बच्चा उनसे लेकर अपने स्कूली दोस्तों में बांट देता है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही बच्चा आगे चलकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। इस लड़के का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1960 के दशक में बड़नागर में आरएसएस की शाखा सक्रिय हुई। बाबू भाई नायक ने इसकी नींव रखी। नरेंद्र मोदी नियमित रूप से शाखा में जाने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्हें सभी वकील साहब कहते थे। 1971 के आसपास उन्होंने घर छोड़ दिया और अहमदाबाद आ गए। यहाँ उन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के कैंटीन पर काम किया, बाद में गीता मंदिर के नजदीक अपनी चाय की दुकान शुरू की। संघ के प्रचारक अक्सर यहाँ चाय पीने आते रहते थे। 1972 में वकील साहब के कहने पर वे हेडगेवार भवन में रहने चले गए। हेडगेवार भवन में रहते हुए मोदी ने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की। 1975 में आपातकाल के समय उन्हें गुप्त साहित्य वितरण का दायित्व मिला। 1978 में उन्हें मध्य गुजरात के 6 जिलों का प्रचारक नियुक्त किया गया। केवल 28 वर्ष की आयु में वे संभाग प्रचारक बन गए। 1981 में केशवराव देशमुख के निधन के पश्चात उन्हें सभी संगठनों के तालमेल का कार्य सौंप दिया गया। 1986 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में उनकी संगठन क्षमता ने भाजपा को सफलता दिलाई। 1988 में लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन में मोदी को गुजरात भाजपा का संगठन मंत्री बनाया गया। इस नियुक्ति से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपत्ति थी। काशीराम राणा ने प्रारंभ में विरोध जताया, लेकिन संघ के प्रभाव के कारण उन्हें मानना पड़ा। 1990 में राम रथ यात्रा के प्रबंधन में मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में उन्होंने आडवाणी को गांधीनगर सीट से चुनाव लड़वाया। 1995 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन शंकर सिंह बाघेला के विद्रोह के पश्चात परिस्थितियां बदल गईं। बाघेला विद्रोह के उपरांत मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। 1998 में वे पुनः गुजरात लौटे और चुनावी सफलता दिलाने में सहायता की। देखिए, देश की जनता के मन में अब सवाल ये नहीं है कि सरकार कैसी होगी, क्योंकि सरकार बन चुकी। जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी में कोई समझौता नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए, उतनी मात्रा में हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। 2001 तक केशुभाई पटेल की सरकार अनेक मोर्चों पर संकटग्रस्त थी। भूकंप, बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं और भ्रष्टाचार के आरोप ने सरकार को दुर्बल बना दिया था। के भूकंप का एपिसेंटर था शहर, जैसे ईंटों और पत्थरों का ढेर बन गया। हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए। 3 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल ने पद त्याग किया और 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત भारतना संविधान प्रत्यय। यह यात्रा बड़नागर की संकरी गलियों से प्रारंभ होकर गांधीनगर के मुख्यमंत्री निवास तक पहुंची। संघ के एक सामान्य प्रचारक से लेकर राज्य के शीर्ष पद तक का यह सफर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रतिभा और संगठनात्मक योग्यता का प्रभाव था। नरेंद्र मोदी का सीएम बनना सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति में एक नया युग की शुरुआत थी। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि एक नए मुख्यमंत्री ने गुजरात की तकदीर बदल दी और खुद को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। 2002 के गुजरात दंगों से लेकर वाइब्रेंट गुजरात तक का सफर कैसा था, गोधरा कांड के बाद की राजनीतिक चुनौतियां और अंततः दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता, ये सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आराम से देखिए। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने कई चुनौतियां थी। केशुभाई पटेल की विरासत, प्रशासनिक अव्यवस्था और पार्टी के भीतर असंतोष, लेकिन मोदी ने तुरंत अपनी कार्यशैली से सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे पहले पार्टी के भीतर अनुशासन स्थापित किया और प्रशासनिक तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। 27 फरवरी 2002 का दिन
गुजरात के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे में आग लगने और 59 कार सेवकों की मौत ने स्थिति को बदतर बना दिया। इसके बाद पूरे राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मोदी सरकार पर दंगों को नियंत्रित न कर पाने का आरोप लगने लगा। केंद्र के बीजेपी सरकार ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दंगों के बाद मोदी की छवि को गंभीर झटका लगा। विपक्ष ने उनकी इस्तीफा की मांग शुरू कर दी, लेकिन मोदी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गौरव यात्रा निकालकर जन समर्थन जुटाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी छवि एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बनाई। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुत्व की भावना से जुड़े मुद्दों को उठाया। दिसंबर 2002 के चुनाव में भाजपा ने 127 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इस जीत के बाद मोदी ने अपनी रणनीति बदल दी। अब उन्होंने विकास पुरुष की छवि बनाना शुरू किया। 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इससे मोदी की छवि एक विकासशील नेता के रूप में बनना शुरू हो गई। 2005 तक मोदी गुजरात में एक मजबूत स्थिति में आ चुके थे, लेकिन उनकी नजर अब राष्ट्र राजनीति पर थी। अमेरिका ने 2005 में उन पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया, जिसने मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। मैं मुख्यमंत्री था डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले भी जा चुका था। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 117 सीट जीतकर फिर सरकार बनाई। इस जीत ने मोदी को भाजपा में सबसे ताकतवर नेता के रूप में स्थापित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक का सफर अभी बाकी था। कैसे मोदी ने 2014 के चुनाव में अच्छे दिन का सपना दिखाया और देश की सत्ता पर कब्जा किया, यह कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।